अभी अभी यूरोप में एक ऐसा डिप्लोमेटिक झटका लगा है जिसने नाटो के अंदर भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पोलैंड की संसद के स्पीकर व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य नहीं हैं और वे ताकत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। इसके जवाब में पोलैंड में तैनात अमेरिकी राजदूत टॉम रोज ने घोषणा कर दी कि स्पीकर के साथ आधिकारिक संवाद रोक दिया जाएगा। यह सिर्फ शब्दों की बहस नहीं है, यह उस रिश्ते में तनाव का संकेत है जिसे यूरोप की सबसे मजबूत सुरक्षा साझेदारी माना जाता था। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या अमेरिका पोलैंड गठबंधन में दरार की शुरुआत। 1999 में पोलैंड ने नाटो ज्वाइन किया और उसी दिन से उसने अपने दरवाजे अमेरिकी सैनिकों के लिए खोल दिए। आज लगभग 8000 अमेरिकी सैनिक पोलैंड में मौजूद हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयरबेस, भारी हथियार, सब कुछ रूस की सीमा के पास। यह सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं थी, यह एक संदेश था कि पोलैंड पर हमला मतलब सीधा टकराव अमेरिका से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिर कुछ नहीं रहता। ट्रंप पहले भी नाटो देशों को फ्री लोडर कह चुके हैं। उनका तर्क साफ था, अमेरिका सुरक्षा देता है और यूरोप खर्च बचाता है। पोलैंड ने इस आलोचना से बचने के लिए रक्षा खर्च बढ़ाया और 2026 तक जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा, जो नाटो में सबसे ज्यादा है। पिछले वर्षों में पोलैंड ने लगभग $50 बिलियन के अमेरिकी हथियार खरीदे। यह सिर्फ खरीद नहीं थी, यह राजनीतिक निष्ठा का प्रदर्शन था। लेकिन यहीं से कहानी में मनोवैज्ञानिक दरार शुरू होती है। इसी बीच पोलैंड की संसद के स्पीकर व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश को एक पत्र मिला जिसमें ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार के समर्थन की अपील थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ट्रंप इस सम्मान के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे ताकत आधारित राजनीति को बढ़ावा देते हैं। यह एक बयान था, लेकिन इसका असर विस्फोट जैसा हुआ। पोलैंड में तैनात अमेरिकी राजदूत टॉम रोज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्पीकर के साथ अब कोई आधिकारिक संवाद नहीं होगा। यह सिर्फ नाराजगी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। इसके बाद पोलैंड की राजनीति दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं, जो यूरोपीय यूनियन के साथ गहरा तालमेल चाहते हैं। दूसरी तरफ लॉ एंड जस्टिस यानी PISA है, जो मानती है कि अमेरिका ही असली सुरक्षा गारंटी है। राष्ट्रपति कैरोल नावरोकी व्हाइट हाउस से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष को उम्मीद है कि अमेरिका कार्ड 2027 के चुनाव में काम आएगा। लेकिन असली बदलाव जनता के मन में दिख रहा है। पहले पोलैंड में अमेरिका के प्रति सकारात्मक सोच 77% थी, अब लगभग 55% रह गई है। आधे से ज्यादा लोग पूरी तरह भरोसा नहीं करते। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह मानसिक बदलाव है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर अमेरिका पर भरोसा धीरे धीरे कम होता गया तो क्या यूरोप सच में खुद को एक अलग सुरक्षा ढांचे में ढाल सकता है? यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, जमीन पर तैयारी शुरू हो चुकी है। यूरोप में नया रक्षा कोष बनाया जा रहा है। स्थानीय हथियार निर्माण पर जोर बढ़ रहा है। बड़ी कंपनियों को कहा जा रहा है कि उत्पादन यूरोप के अंदर बढ़ाया जाए। जर्मनी और फ्रांस खुलकर रणनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूरोप पहली बार गंभीरता से सोच रहा है कि अगर किसी बड़े संकट में अमेरिका पीछे हट गया या उसकी प्राथमिकता बदल गई तो क्या यूरोप अकेले खड़ा हो पाएगा? यह अमेरिका विरोध नहीं है, यह जोखिम से बचने की कोशिश है। लेकिन राजनीति में जब भरोसा कम होता है तो हर कदम का मतलब बदल जाता है। अगर यूरोप अपने दम पर रक्षा ढांचा मजबूत करता है तो नाटो की भूमिका बदल सकती है। अभी नाटो का केंद्र अमेरिका है, लेकिन भविष्य में यूरोप खुद एक समानांतर शक्ति बन सकता है। यही वह बिंदु है जहां से पावर बैलेंस बदलना शुरू होता है। अब जरा इसे भारत के नजरिए से देखिए, क्योंकि यही हिस्सा सबसे अहम है। भारत हमेशा बहुध्रुवीय दुनिया की बात करता रहा है, यानी दुनिया में कई शक्ति केंद्र हों, सिर्फ एक नहीं। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच रणनीतिक दूरी बढ़ती है तो भारत के लिए मौके खुल सकते हैं। रक्षा निर्माण में संयुक्त प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, साइबर डिफेंस, सब में नई साझेदारी बन सकती है। सप्लाई चेन शिफ्ट हो सकती है। यूरोप एशिया में भरोसेमंद पार्टनर ढूंढेगा और भारत स्वाभाविक विकल्प बन सकता है। ऊर्जा समझौतों में भी नई दिशा आ सकती है, लेकिन हर मौके के साथ खतरा भी आता है। अगर नाटो कमजोर होता है तो रूस और यूक्रेन का तनाव और गहरा सकता है। अगर पूर्वी यूरोप अस्थिर हुआ तो ऊर्जा कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल और गैस महंगे हुए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। रक्षा बजट बढ़ाने पड़ सकते हैं। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ सकती है। यानी यह सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है,
ये सीधे भारत की जेब और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। यूरोप के अंदर अभी एक ऐसा बयान आया है जो आने वाले 10 साल की राजनीति बदल सकता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने खुलकर चेतावनी दी है कि अगर यूरोप नेटो के भीतर एकजुट नहीं रहा तो उसका भविष्य कमजोर हो सकता है। यह कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि सीधा संकेत था कि गठबंधन के अंदर भरोसे की दरारें दिखने लगी हैं। उनका इशारा साफ था कि अगर सदस्य देश आपस में भरोसा खोने लगें, अगर हर देश अपनी अलग सुरक्षा रणनीति अपनाने लगे, अगर सामूहिक फैसलों की जगह राष्ट्रीय हित हावी हो जाए, तो पूरा सुरक्षा ढांचा हिल सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नाटो सिर्फ टैंकों, मिसाइलों और सैनिकों का गठबंधन नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक एकता और भरोसे पर टिका सिस्टम है। एक सबके लिए, सब एक के लिए वाला सिद्धांत अगर कमजोर पड़ा तो सुरक्षा कवच भी कमजोर पड़ जाएगा। यही असली जोखिम है। इस समय यूरोप के भीतर अमेरिका की भूमिका पर खुली बहस चल रही है। रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव है। रूस यूक्रेन युद्ध ने सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर दिया है। कुछ देश चाहते हैं कि अमेरिका पहले जैसा मजबूत नेतृत्व जारी रखे, जबकि कुछ देश मानते हैं कि यूरोप को खुद आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी रक्षा क्षमता बढ़ानी होगी। यही अंदरूनी खींचतान आने वाले समय की दिशा तय करेगी। इसी संदर्भ में पोलैंड एक अहम मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता है अमेरिका के साथ पूरी निष्ठा बनाए रखना और यह मानना कि अंतिम सुरक्षा गारंटी वॉशिंगटन से ही आती है। दूसरा रास्ता है यूरोप की सामूहिक रक्षा, रणनीति की ओर झुकना और यह स्वीकार करना कि अब अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। आने वाले महीनों में जो फैसले होंगे वे सिर्फ पोलैंड का भविष्य तय नहीं करेंगे, वे नाटो की पूर्वी दीवार की मजबूती तय करेंगे। अगर यह दीवार कमजोर हुई तो रूस का प्रभाव बढ़ सकता है, और अगर यह मजबूत रही तो यूरोप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। भारत के लिए यहां सबसे बड़ा सबक साफ है कि किसी एक शक्ति पर पूरी निर्भरता रणनीतिक जोखिम है। संतुलन, विविध साझेदारी और लचीलापन ही असली ताकत है। दुनिया बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं और भरोसे की परीक्षा हो रही है। सवाल यह नहीं कि आज कौन किसके साथ खड़ा है, असली सवाल यह है कि अगले 10 साल में शक्ति का केंद्र कहां होगा। क्या वह अभी भी वॉशिंगटन रहेगा? क्या ब्रसेल्स और बर्लिन मिलकर नई दिशा तय करेंगे, या दुनिया कई हिस्सों में बंटेगी जहां क्षेत्रीय शक्तियां ज्यादा मजबूत होंगी? जो देश समय रहते इस बदलाव को समझ लेगा और अपनी रणनीति उसी अनुसार ढाल लेगा, वही आगे रहेगा। हो सकता है यह तनाव कुछ समय बाद शांत हो जाए, लेकिन इतिहास बताता है कि दरारें पहले भरोसे में बनती हैं और बाद में ढांचे को बदल देती हैं। अगर यूरोप ने सच में रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा पकड़ ली तो यह आने वाले दशक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी बन सकती है। और अगर अमेरिका और यूरोप के बीच यह तनाव गहराया तो वैश्विक शक्ति संतुलन का नया अध्याय शुरू हो सकता है। यही इस पूरी स्थिति का असली अर्थ है, और यही कारण है कि आने वाले 12 से 24 महीने दुनिया की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।